साल का कनिष्क अभी गिनती और एबीसीडी ही सीख रहा है कि उसकी माँ ने ये तय कर लिया है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। लेकिन पिताजी चाहते हैं कि वो एक सरकारी अधिकारी बने। और इन सपनों को पूरा करने के लिए कनिष्क 5 घंटे की स्कूल की पढ़ाई के बाद अपने बस्ते में 11 किताबें लगाता है और 2 घंटे ट्यूशन पढ़ने चला जाता है। ट्यूशन से लौटकर वो फिर होमवर्क करने बैठ जाता है। उसके लिए ये स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वो 12वीं के बाद नीट का एग्जाम नहीं दे देता। और ऐसा करने वाला कनिष्क अकेला नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक 2016 में लगभग 7 करोड़ बच्चे ट्यूशन या कोचिंग में दाखिल थे। छोटे शहरों से कई बार हैरान करने वाली खबरें भी आती हैं कि माँ बाप के डर की वजह से एग्जाम में फेल हुए बच्चे ने ली अपनी जान। टेस्ट में कम मार्क्स आने पर घर से भागा बच्चा दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर मिला। हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? कनिष्क जैसे करोड़ों बच्चों की इस ट्यूशन रिपब्लिक के जाल में फंसने की जर्नी क्या है? ऐसे कौन से घटनाक्रम हैं जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में ऐसा दखल दिया कि कोचिंग कल्चर मेनस्ट्रीम हो गया और शिक्षा व्यवस्था मुंह बाए खड़ी रही? आप आंकड़ों पर नजर दौड़ाएंगे तो स्थिति थोड़ी साफ होगी। कोचिंग इंडस्ट्री का मौजूदा मार्केट रेवेन्यू 58,088 करोड़ रुपए से ज्यादा है और ये रुकने वाला नहीं है। अनुमान लगाया गया है कि साल 2028 तक ये साम्राज्य 1,33,995 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसी विषय पर हमने एक फीचर रिपोर्ट लिखी है। कोरोना महामारी के दौरान कहा जा रहा था कि फिजिकल क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन असल में महामारी के ये 2 साल जो है वो इस इंडस्ट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए और आज ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। ग्रामीण इलाकों, छोटे कस्बों और यहाँ तक कि महानगरों में दोपहर में स्कूल की घंटी बजी नहीं कि शांत पड़ी सड़कें भारी बैग लटकाए हुए बच्चों के झुंड से भर जाती हैं। इनमें से कुछ बच्चे सीधे ट्यूशन के लिए भाग रहे होते हैं तो कुछ बच्चे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं। छोटे शहरों और गाँव में तो ऐसा लगता है कि मानो हर तीसरा घर एक पर्सनल ट्यूशन सेंटर में तब्दील हो गया है और लिविंग रूम क्लासरूम बन गए हैं। पड़ोस की आंटी या युवा कॉलेज ग्रेजुएट शिक्षक बन गया है। ट्यूशन पढ़ रहे इन बच्चों को भले ही एहसास ना हो कि वे मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ में सीमित सीटों या फिर सिविल सर्विसेज और रेलवे में नौकरियों के कट थ्रोट कंपटीशन में स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से स्कूल की दौड़ लगा रहे हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निमेश देसाई का ये मानना है कि एक समय था जब कुछ बच्चे ही ट्यूशन के लिए जाया करते थे, लेकिन 2022 में ये लाइफस्टाइल बन गया है। 5 साल की उम्र में शुरू हुई ट्यूशन की ये दौड़ अगले 2 दशकों तक बच्चों के साथ बनी रहती है और जब वो बच्चा बड़ा होकर खुद माता पिता बनता है तो वो अपने बच्चों को फिर ट्यूशन भेजना शुरू कर देता है। कनिष्क की माँ प्रियंका ने हमें बताया कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो सम्मान और प्रतिष्ठा पाने का यही एकमात्र रास्ता है। उनके पति ने बड़ी मुश्किल से स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी और एक मालिश करने वाला बनकर रह गए थे। वे हर महीने 10 से 15,000 रुपए कमा पाते हैं और अब उनकी सारी उम्मीदों का जो भार है वो कनिष्क के कंधों पर सवार है। वो आगे कहती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे का जीवन हमसे बेहतर हो, लेकिन इन दिनों पढ़ाई को लेकर भी टफ कंपटीशन है। अगर वो अभी से ट्यूशन जाना शुरू कर देगा तो 9वीं या 10वीं तक पहुंचते पहुंचते वो यूज्ड टू हो जाएगा, उसे ट्यूशन की आदत पड़ जाएगी। और यही वजह है कि तमाम साइकोलॉजिस्ट और एकेडमिशियन ये मांग उठा रहे हैं कि ट्यूशन की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ से उपजे तनाव और खोए हुए बचपन पर एक बड़े पैमाने पर रिसर्च हो। इस रिसर्च की जरूरत पहले से और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ये बात खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नौकरशाह भी मानते हैं कि कोचिंग के कारोबार का विस्तार एक तरह से हमारी मेन स्ट्रीम एजुकेशन के फेलियर की कहानी है। हमारी इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम कनिष्क के माता पिता से ये कैसे कह सकते हैं कि उसे 5 साल की उम्र में ट्यूशन ना भेजें। सच्चाई ये है कि एजुकेशन सिस्टम में भीड़ भी बढ़ती जा रही है और मुकाबला भी कड़ा है, लेकिन बुनियादी ढांचे पर किसी का ध्यान नहीं है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ रुक्मणी बनर्जी कहती हैं, माता पिता की उम्मीदें, बच्चों की खुद की एस्पिरेशंस और नौकरी के अवसर, ये सभी मिलकर कोचिंग इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को तैयार कर रहे हैं। परीक्षाओं में आए मार्क्स ही बच्चों के भविष्य का पैरामीटर बन गए हैं। लेकिन क्या भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इसके बारे में कभी कुछ किया? जी हाँ, एक के बाद एक आने वाली सरकारों और सांसदों ने बीते कई सालों में इस ट्यूशन संकट से निपटने की कोशिश की। 2012 में तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री डी पुरंदेश्वरी ने संसद में घोषणा की थी कि सरकार कोचिंग सेंटरों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए एक कानून लेकर आएगी। जब जब कोचिंग हब से सुसाइड की खबरें तूल पकड़ती हैं, तब तब संसद और विधानसभाओं में किसी रेगुलेटरी बिल को लाने की बात उठती है।
कानून का मसौदा भी तैयार किया जाता है, लेकिन वो जमीन पर लागू नहीं हो पाता। बिहार भारत का एकमात्र राज्य है जिसने कोचिंग संस्थानों के लिए बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियम अधिनियम 2010 में लागू किया। लेकिन कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के राष्ट्रीय सचिव सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि अगर कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने में कानूनों का कोई प्रभाव होता तो उनकी संख्या 2010 में 1700 से बढ़कर 2022 में 4200 नहीं होती। 10 सालों से रजिस्ट्रेशन में कोई प्रगति नहीं हुई है। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच नई बात यह है कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नई शिक्षा नीति पर भरोसा करके बैठे हैं कि एनईपी आएगी और शिक्षा व्यवस्था पर प्राइवेट ट्यूशन सेंटरों के दबदबे को तोड़ देगी। जब तक हम शिक्षा व्यवस्था और कोचिंग कल्चर के बारे में कुछ ठोस कदम उठा पाते, पिछले दिनों एक नेशनल अखबार में छपे एक फुल पेज विज्ञापन ने सबका ध्यान खींचा। ये कंपटीशन में एक्सेल कर चुके नौकरी पेशा लोगों को कोचिंग कल्चर में शामिल कराने को लेकर बात कहता है। आज ट्यूशन मार्केट में नौकरी में प्रमोशन, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग जैसे शब्द प्रचलित हो गए हैं। मतलब कोचिंग कल्चर की महामारी सिर्फ स्कूली छात्रों तक सीमित नहीं रह गई है, नौकरी पा लेने पर भी ये खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि दुनिया अब पलक झपकते ही बदल रही है और लाइफ लॉन्ग लर्नर के सपने ट्यूशन इंडस्ट्री में दाखिल कर चुके हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट टेक्स्ट फॉर्म में पढ़नी है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट पर क्लिक करें और ये रिपोर्ट पढ़ें। द प्रिंट को सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें। थैंक यू।